ये वही कर्मचारी हैं जो पिछले दिन आपने चंडीगढ़ में देखा था, बड़ी तसल्ली इनकी सरकार ने करी थी। और ये आपने एक वर्ड यूज किया था कि सरकार ने इनकी तसल्ली करी, लेकिन अब समय हमारा है, अब हम सरकार की तसल्ली करेंगे। आज जो डिसीजन लिया तो वो कौन सी पार्टी होगी जो ओपीएस की वोट को स्वीकार करेगी और वो ये कहेगी कि हम ओपीएस देंगे? लेकिन धारीवाल साहब, आपने ये प्रयास राजस्थान में भी किया था, वहां तो आपका विफल हो गया। देखिए, कर्मचारी ने राजस्थान में अपना काम किया, तो इस सरकार की ऐसी क्या मनसा? आप लोग भी, क्योंकि सरकार तो आप लोग चलाते हो तो 5 साल के लिए चुन के आते हैं, तो ऐसा क्या है कि भाई ये देना नहीं चाहते या कुछ और चाहते हैं? क्या? देखिए, सारा नीति और नीयत का खेल है, इनकी नीयत नहीं है। अब आप उस टाइम वो मुख्यमंत्री थे कि 2030 तक ये हो जाएगा और बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे श्रीलंका जैसा, कुछ ऐसा उदाहरण दिया था उन्हें जो सोशल मीडिया बड़े वायरल था। वो क्या था? देखिए, उन्होंने बयान दे दिया कि व्हाट्सएप पे उनके पास कोई मैसेज आता है कि बार बार जो लोग ये बोलते हैं कि भाई ये सरकार तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलती है, वो शायद वो सच था और उन्होंने उसको बयान देकर साबित कर दिया। अभी जो नए मुख्यमंत्री हैं, नायब सैनी है, तो दोनों जो मुख्य विपक्षी दल है और जो सत्ता दल है, उन्होंने अपना गारंटी पत्र, घोषणा पत्र जो भी उन्होंने जारी करना था वो सारा जारी कर दिया। विश्वास कहाँ जमेगा कर्मचारी, और कर्मचारी कहाँ विश्वास जमाएंगे कि भाई यहाँ ये ठीक है? और क्योंकि अब आप विपक्षी दल की बात करें तो विपक्षी दल में भी 2-3 अपने आप में है रहे, मैं चेहरा हूँ, CMPS मैं होऊंगा, क्योंकि आपने देखा। तो यहाँ किसके ऊपर विश्वास जमेगा भाई ये आदमी कर सकता, किसके साथ टच में हो या पर्टिकुलर पार्टी? नमस्कार। किसी भी सरकार की रीढ़ की हड्डी उस सरकार के कर्मचारी होते हैं, और अगर कर्मचारियों को ही वो सरकार पीट दे तो फिर वो रीढ़ की हड्डी जो है वो कमजोर हो जाती है। कर्मचारी लगातार ओपीएस की मांग कर रहे हैं और सरकार जो है इनको लगातार एनपीएस दे रही है, न्यू पेंशन स्कीम कह रही है, ये बहुत अच्छी है, लेकिन कर्मचारी जो है वो ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं। ये वही कर्मचारी हैं जो पिछले दिन आपने चंडीगढ़ में देखा था, बड़ी तसल्ली इनकी सरकार ने करी थी और ये इनकी केवल एक डिमांड थी और इनका अधिकार था, ये अपना अधिकार मांगने जा रहे थे कि सर हमें ओपीएस दे दो। लेकिन इनकी कड़ आज तक भी हो सकता है नीली मिलेगी, आपको वो निशान मिलेंगे। तो आज जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी एक नित्यानंद स्कूल में मीटिंग की और मीटिंग में अपने निर्णय लिए हैं कि आने वाले टाइम पे किसको वोट देना, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे वोट फॉर ओपीएस के ट्रेंड आपने बहुत सारे देखे होंगे। लगातार कर्मचारी कह रहे हैं कि हम ओपीएस वाली पार्टी को वोट देंगे। लेकिन आज इन्होंने मीटिंग की है, देश में आदर्श आचार संहिता है, प्रधानमंत्री और सांसद चुनने का जो चुनाव है, तो अब जो ये कर्मचारी हैं ये किसको चुनेंगे, सरकार को चुनेंगे या सरकार के खिलाफ जाके वोट करने का काम करेंगे? आज की मीटिंग में इन्होंने क्या कुछ डिसीजन लिए हैं वो सारी बातचीत जो है वो करेंगे। और ओपीएस जो इनकी यूनियन है उसके राज्य प्रधान है विजेंद्र धारीवाल जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, तो उनसे बातचीत जो है वो करेंगे। धारीवाल साहब, आप लोग चंडीगढ़ गए और आप सरकार जो है कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है, आप लोगों को वहां जो हुआ पूरे प्रदेश ने देखा, केवल आप लोगों ने नहीं। तो आप आज जो आप लोगों ने मीटिंग की है, मीटिंग में क्या डिसीजन लिया? देखिए, आज हमारी जिला और राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है और मोहित जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि पहले भी आपने हमारे इस मुद्दे को आप लगातार उठाते रहे। दूसरी बात, आपने एक वर्ड यूज किया था कि सरकार ने इनकी तसल्ली करी, लेकिन अब समय हमारा है, अब हम सरकार की तसल्ली करेंगे। और उसी लिए आज हमारी ये मीटिंग हमने आयोजित की। इससे पहले 11 फरवरी को हमने जींद के अंदर एक बड़ी महारैली करी थी। हालांकि सरकार ने उसमें इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी, कई जगह बॉर्डर सील कर दिया था, उसके बावजूद भी लाखों की संख्या कर्मचारियों की पहुंची थी। और हमने वहाँ पर एक सामूहिक निर्णय लिया था कि अगर चुनाव आचार संहिता लगने तक सरकार ओपीएस बहाल करती है तो निश्चित तौर पर उनका धन्यवाद करेंगे, और अगर नहीं करती तो उनके खिलाफ जाने का काम करेंगे। तो हम उस फैसले पर अड़िग हैं। आज भी हमारी जिला राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग में इसी बात पे मोहर लगाई गई है कि जो वोट फॉर ओपीएस हमारे मुद्दे की जो की मुहिम है, उस मुद्दे के ऊपर हम वोट करने का काम करेंगे। और न केवल हम, हमारा परिवार और हमारे आसपास के जो जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, भाईचारा है हमारा, उसको भी हम प्रेरित करेंगे कि हमारे मुद्दे और सुरक्षित भविष्य के लिए वोट करें। आज जो डिसीजन लिया तो वो कौन सी पार्टी होगी जो ओपीएस की वोट को स्वीकार करेगी और वो ये कहेगी कि हम ओपीएस देंगे? देखिए मोहित जी, उस चीज़ को, उस पार्टी का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके सामने उदाहरण है, आप हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए। जब वहाँ के सत्तासीन दल ने हमें ओपीएस देने से मना कर दिया, हमारे ऊपर वहाँ पर भी पानी की बौछारें चलाई गई और वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वोट चाहिए तो चुनाव लड़ लें। उसको बाहर करके हमने जो मुख्य विपक्षी दल था उसको सत्तासीन करके और उनसे पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाल करवाने का काम किया। और यहाँ भी मुख्य विपक्षी दल जो हमें ये आश्वासन दे रहा है कि हम पहली कैबिनेट के अंदर पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, निश्चित तौर पर कर्मचारी अधिकारी उनका साथ देने का काम करेगा। और जो सरकार इस मुद्दे को नकार चुकी है, जो सरकार इस मुद्दे की आवाज़ उठने पर उसको दबाने की कोशिश करती है, जो सरकार
अपना मुख्यमंत्री तो बदल सकती है, लेकिन ओपीएस एनपीएस को ओपीएस में बदलकर कर्मचारियों को वोट नहीं लेना चाहती, तो निश्चित तौर पर उनका विरोध में वोट डालने का काम। लेकिन धारीवाल साहब, आपने ये प्रयास राजस्थान में भी किया था, वहाँ तो आपका विफल हो गया। देखिए, कर्मचारी ने राजस्थान में अपना काम किया। चुनाव में हालांकि बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, चुनाव में सिलेंडर का भी मुद्दा था, गरीबी का भी मुद्दा था, बेरोजगारी का भी मुद्दा था और कर्मचारियों का भी मुद्दा था। कर्मचारी अगर वहाँ के आप मूल्यांकन करते हैं चुनाव का, 199 सीटों पर वहाँ चुनाव हुआ और 167 सीटों पर विपक्षी जो सत्ता पक्ष थे, उस समय कांग्रेस पार्टी की वहाँ पर सरकार थी, उनके उम्मीदवार पोस्टल बैलेट में जीते थे। तो कर्मचारियों ने तो अपना काम किया। मध्य प्रदेश की अगर आप बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी ये खुद बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने ये माना कि मध्य प्रदेश में अगर जिस तरफ कर्मचारी बहे थे, अगर उस तरफ अन्य जो हमारा समाज है या अन्य मुद्दे भी चल जाते तो निश्चित तौर पर वो अलग रुख अलग होना था। अच्छा धारीवाल साहब, आप इसी सरकार के कर्मचारी हो, अधिकारी हो, आप सब, आपका पूरा संगठन है, तो इस सरकार की ऐसी क्या मंशा? आप लोग भी, क्योंकि सरकार तो आप लोग चलाते हो तो 5 साल के लिए चुन के आते हैं, तो ऐसा क्या है कि भाई ये देना नहीं चाहते या कुछ और चाहते क्या है? देखिए, सारा नीति और नीयत का खेल है, इनकी नीयत नहीं है। अब आप इस चीज़ पे विचार कीजिए कि एक विधायक और सांसद 5 साल के लिए चुना जाता है और ना केवल 5 साल के लिए, जिस दिन उसने ओथ ले ली विधानसभा की, उसी दिन से उसको पुरानी पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। एक विधायक को लाखों रुपए में पेंशन मिलती है। अब हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने हमारे ऊपर लाठी डंडे चलाने का काम किया था, हमने तो कहा था भी आज तक जितने भी मुख्यमंत्रियों ने कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार किया, ज़्यादा दिन उनकी कुर्सी नहीं बची, और वो देख लो आज उनकी तो कुर्सी जा ही चुकी है। और नायब सिंह सैनी जी को भी मेरा यही एक सुझाव होगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब आप अपने लिए 3-3, 4-4 पेंशनों का प्रावधान कर सकते हैं, आपने कहा कि वो तो 5 साल के लिए चुन के आते हैं, लेकिन एक कर्मचारी 25 से 30 साल तक, 35 साल तक सरकार की नीतियों तक, जनता तक पहुंचाने का काम करता है। गरीब प्रदेश था हमारा हरियाणा प्रदेश, जब 1 नवंबर 1966 को बना और आज प्रदेश अग्रणीय राज्यों में हमारी गिनती होती है, इन कर्मचारियों की बदौलत होती है। तो इनकी सामाजिक सुरक्षा, पुरानी पेंशन भी लौटाने का सरकार काम करे। और रही बात अगर कोई बजट की समस्या, जैसे ये बार बार देते हैं कि बजट हरियाणा प्रदेश में वित्तीय घाटा आ जाएगा या वित्तीय भार हो जाएगा, ये केवल गलत बयानबाजी, नीति और नीयत, जैसा कि मैंने कहा, उसमें खोट का परिणाम है। वरना जब आज़ादी से पहले भी पुरानी पेंशन मिला करती थी, आज़ादी के बाद भी मिला करती थी। जब बजट और आर्थिक संसाधन देश और प्रदेश में कम थे, तब भी पुरानी पेंशन मिला करती थी। और आज तो हमारे पास संसाधन बहुत हैं, आज सरकार के पास इनकम बहुत है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, तो पुरानी पेंशन देने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे खट्टर साहब का बड़ा बयान हुआ था, उस टाइम वो मुख्यमंत्री थे कि 2030 तक ये हो जाएगा और बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे, श्रीलंका जैसा, कुछ ऐसा उदाहरण दिया था उन्हें, जो सोशल मीडिया बड़े वायरल था। वो क्या था फिर? देखिए, उन्होंने बयान दे दिया कि व्हाट्सएप पे उनके पास कोई मैसेज आता है कि 2030 तक देश और प्रदेश दिवालिया हो जाएगा अगर पुरानी पेंशन बहाल कर दी। मैंने उस टाइम भी एक बयान दिया था खुले तौर पर। उस समय वो मुख्यमंत्री थे, वित्त विभाग उनके पास था, वित्त विभाग के अधिकारी उनके पास थे, कि कम से कम एक बार अपने पास में बैठा जो वित्त विभाग का अधिकारी था, उससे पूछ तो लेता भैया व्हाट्सएप का मैसेज सही है या गलत। और उसी दिन ये भी प्रूव कर दिया था कि बार बार जो लोग ये बोलते हैं कि भाई ये सरकार तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलती है, वो शायद वो सच था। उन्होंने वो बयान देकर साबित कर दिया कि अपने अधिकारियों से तो पूछा नहीं, लेकिन व्हाट्सएप के मैसेज देखकर उस बात को मान लिया। अच्छा धारीवाल साहब, जिस वक्त आप हरियाणा और चंडीगढ़ के बॉर्डर के ऊपर वाटर कैनन चल रहा था, उस दौरान हरियाणा सरकार के एक शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जवाहर यादव आए थे आप लोगों से मिलने, और उन्होंने आप लोगों को कहा था भाई मैं आप तो चलो मिलवा देता हूं सरकार से, और आप लोगों के डेलीगेशन को लेके गया था। उसके बाद आपकी एक दौर की वार्ता हुई, 2 दिन बाद फिर दूसरी वार्ता, तीसरी वार्ता, अधिकारी बात करेंगे, वो बात करेंगे। उस समय क्या निर्णय हुआ? देखिए, उस समय जवाहर यादव नहीं, भूपेश्वर दयाल जी वहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि कल ही आपकी मीटिंग हो जाएगी, विधानसभा सत्र चल रहा था। उसके बाद मीटिंग भी हुई थी और फिर एक कमेटी का गठन भी हुआ चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। उस कमेटी के साथ भी हमारी मीटिंग हुई है, बड़ी लंबी मीटिंग चली, सभी आंकड़ों के ऊपर मीटिंग चली। वहाँ हमने अपने सारे आंकड़े पेश कर दिए। मीटिंग के अंदर अधिकारी भी सहमत थे कि आपके एक आंकड़ा सही है और आपकी पुरानी पेंशन बहाल भी होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दबाव होता है, जो मुख्यमंत्री के हाथ में जो सुप्रीम पावर होती है, तो मुख्यमंत्री जी ने वो कमेटी तो गठन करी, लेकिन उसको वो कलम नहीं दी जिससे वो फैसला ले सकेगी पुरानी पेंशन। मतलब पावरलेस कमेटी का गठन था। और उसी का परिणाम ये निकला कि उसके बाद वो फैसला नहीं ले सके। जब उन्होंने फैसला नहीं लिया तो हमने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे 16 अप्रैल को
पेंशन आक्रोश मार्च था जिला स्तरीय, फिर साइकिल यात्रा आपने देखी हो पूरे हरियाणा के अंदर हमने निकालने का काम किया, फिर दिल्ली में बड़ी रैली 1 अक्टूबर को हमने की, फिर हरियाणा में 11 फरवरी की रैली, और अंत में इतना संघर्ष करने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि संविधान ने अगर हमें आंदोलन करने का अधिकार दिया और अगर सरकार को लाठियां मारने का अधिकार दिया, तो हमें एक अधिकार वोट डालने का भी दिया है। और 5 साल में हम अपने मुद्दे के लिए अपने सरकार जो तानाशाही सरकार जो बन बैठी है, जो ये समझती है कि सारी उम्र उनका राज रहेगा, राजशाही आ गई है, वो भूल जाती है कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में 5 साल बाद फिर जनता के पास आना जाता है, और ये कर्मचारी भी वही जनता और उस जनता का परिवार है, उसका हिस्सा है। तो आज हम अपने वोट की ताकत से इस सरकार को अपनी ताकत दिखाने का काम। अच्छा धारीवाल साहब, जिस मीटिंग में आप लोग बैठे थे उस बंद कमरे में जो HCS और IAS सीनियर IAS अधिकारी जो आप लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे, क्या वो अधिकारी वो सब आप लोगों की जो डिमांड थी उसके ऊपर सहमत थे पॉइंट टू पॉइंट? देखिए, मैं इसका छोटा सा जवाब दूंगा मोहित जी आपको कि 2004 और 6 के बाद जितने भी HCS अधिकारी हैं, जितने भी IAS अधिकारी हैं, वो भी नई पेंशन स्कीम के दायरे में आते हैं, और वो भी दिल से यही चाहते हैं कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर वो कर्मचारी जो कमेटी थी वो सहमत थी या नहीं। अच्छा, अभी जो नए मुख्यमंत्री है, नायब सैनी है, तो दोनों जो मुख्य विपक्षी दल है और जो सत्ता दल है, उन्होंने अपना गारंटी पत्र, घोषणा पत्र जो भी उन्होंने जारी करना था वो सारा जारी कर दिया। विश्वास कहाँ जमेगा कर्मचारियों? कर्मचारी कहाँ विश्वास जमाएंगे कि भाई यहाँ ये ठीक है? और क्योंकि अब आप विपक्षी दल की बात करें तो विपक्षी दल में भी 2-3 अपने आप में है रहे, मैं चेहरा हूँ, CM फेस मैं होऊंगा, क्योंकि आपने देखा। तो यहाँ किसके ऊपर विश्वास जमेगा भाई ये आदमी कर सकता, किसके साथ टच में हो या पर्टिकुलर पार्टी? देखिए, फिलहाल तो सत्ता पक्ष ने हमें मना कर दिया, सत्ता पक्ष ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया। फिलहाल तो हमारा जो मुख्य है उनका विरोध है। जब नई सरकार बनेगी और हम कर्मचारियों में इतनी ताकत है, उनके पास इतना वोट बैंक है कि आज अगर एक लोकसभा में बात करें तो मिनिमम 1 लाख से ज़्यादा वोटों को प्रभावित करने का काम कर्मचारी और उसका परिवार करता है। और अगर उसके आसपास के समाज की बात करें तो ये संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस सरकार ने निर्णय लिया कि हमें कर्मचारियों के वोट नहीं चाहिए, तो निश्चित तौर पर कर्मचारी उनको वोट नहीं देगा। अब नायब सिंह सैनी जी नए मुख्यमंत्री बने हैं, मनोहर लाल जी तो अपनी कुर्सी छोड़कर पहले ही भाग गए, वरना तो हमने कहा था भी आपको कुर्सी से सम्मान स्वागत से हम उतारने का काम करेंगे, लेकिन वो पहले ही छोड़ गए। अब नायब सिंह सैनी जी हैं, इसके बाद विधानसभा चुनाव भी 4 महीने बाद है, उनके बीच में उनको 3-4 महीने का टाइम मिलेगा। अगर वो चाहते हैं कि उनको आगे 5 साल और राज करने का मौका मिले तो उनको पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते तो निश्चित तौर पर वो 6 महीने के मुख्यमंत्री बन के रह जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा, विपक्षी दल में आपके किसी नेता से, एक पार्टी के अध्यक्ष से किसी से बातचीत हुई है भाई हम लोग आपके साथ देंगे, आप हमें आश्वस्त करो, कुछ ऐसा हुआ? देखिए, जब से हमारा आंदोलन है, हम सत्ता पक्ष विपक्ष हम सभी से लगातार अपने OPS के मुद्दे की मांग रखते रहे, चाहे 90 के 90 विधायकों को ज्ञापन देने की बात हो, चाहे 15 के 15 सांसदों को ज्ञापन देने की बात हो, चाहे नेता विपक्ष की बात हो, और चाहे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रियों की बात हो, हमने सबके सामने अपनी बात को रखा। और आज नेता विपक्ष हैं, उन्होंने कई बार विधानसभा में भी ये बात कही है और बाहर भी ये बात कही है कि हमें अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, तो निश्चित तौर पर कर्मचारी विचार करेंगे। अच्छा, एक 90 विधायक और 15 सांसदों का आपने जिक्र किया, 10 लोकसभा 5 राज्यसभा, उनमें से कितने विधायक और कितने सांसद उन्होंने कहा कि भाई हम कर्मचारियों के साथ खुल के सरकार के साथ जाए, विपक्ष में जाए, कुछ भी हो हम कर्मचारियों के साथ जरूर हैं? कुछ विधायक सांसद जो ये कहते हैं कि भाई हम कर्मचारियों के साथ। देखिए, विपक्ष तो लगभग विपक्ष के तो सारे विधायक सांसद इस चीज़ पे सहमत है, और सत्ता पक्ष के भी ज़्यादातर विधायक और सांसद बंद कमरे में तो ये कहते हैं कि आपकी मांग भी जायज़ है, आपका मुद्दा भी जायज़ है और ये होना चाहिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री के सामने बात रखने की बात हो या विधानसभा में बात रखने की बात हो, कहीं ना कहीं वो दबाव में रहते हैं। लेकिन अब भी हम विधानसभा और लोकसभा में यही कहेंगे कि जो भी नेता खुले तौर पर हमारा समर्थन करेगा, हमारे मुद्दे का समर्थन करेगा, निश्चित तौर पर कर्मचारी भी उसका साथ और समर्थन करेगा। मतलब सीधा होगा कि आप लोग कांग्रेस को वोट करने का काम करेंगे? देखिए, उन निर्णय तो कर्मचारी भी समझदार हैं, आप भी समझदार हैं, सरकार भी समझदार है। लेकिन इस निर्णय पे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि समय पे आप लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, अखबार की सुर्खियां रहती हैं कि वे फला कर्मचारी सरकार के खिलाफ वहाँ कुछ ऐसा कर रहा था और उसके ऊपर गाज गिर गया तो उसको सस्पेंड कर देते हैं, अगर पुलिस का कर्मचारी लाइन हाजिर कर देंगे या कुछ और कर देंगे। अगर इस तरह का डिसीजन सरकार ने लिया तो मोहित जी, क्लियर सी बात है, हम अपने मुद्दे के लिए वोट करने की बात कर रहे हैं।
हम किसी राजनीतिक दल के मंच पे जाने की बात नहीं कर रहे, हम किसी राजनीतिक दल को अपने मंच पे बुलाने की बात नहीं कर रहे, हम अपने मुद्दे की, जब हमें वोट डालने का अधिकार दे दिया तो हमें प्रत्याशी चुनने का भी तो अधिकार है। अब ये तो है नहीं कि कर्मचारियों को वोट डालने का अधिकार दे दिया, पोस्टल बैलेट हाथ में थमा दिए और ईडीसी हाथ में थमा दी और ये कह दिया भाई तो हम तो सरकार के और सरकार को ही देना है। ऐसा तो कोई नियम नहीं है। हमारा वोट का अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें अधिकार मिला है, तो प्रत्याशी चुनने का भी हमारा अधिकार है, किसको वोट डालना है ये भी हमारा अधिकार है। और हम तो अपना वोट देने की बात कर रहे हैं, ना तो हम किसी पार्टी की बात कर रहे, ना हम किसी अन्य किसी नेता की बात करें। हम तो केवल और केवल अपने मुद्दे की और अपने वोट डालने की बात करें। निश्चित तौर पर अपना वोट भी डालेंगे और अपने मुद्दे पर डालेंगे और हमारे जो पक्ष में नेता होगा, हमारे पक्ष में जो पार्टी होगी, उसको वोट डालने का काम करें। अच्छा, एक बात और बताइए धारीवाल साहब, आखिरी बात, सरकार के सीएम हैं, कर्मचारी भी उसी सरकार के हैं, तो सीएम ऐसा मतलब क्या वो लग रहा है कि भाई वो कर्मचारियों की बात क्यों नहीं मानना चाहते, जब पूरे प्रदेश का कर्मचारी वर्ग उनको समझाने का प्रयास कर रहा है, उनकी टॉप जो उनकी कमेटी है वो समझाने का प्रयास कर रही है, वो समझना नहीं चाहते, या उनके मन में कुछ और मंशा है कि भाई कर्मचारी वैसे ही है, यूं ही चलते रहेंगे, ऊपर से अपना ऑर्डर चलाओ? देखिए, कारण है आज की जो सरकारें बन रही हैं उनकी सोच और उनकी जो व्यवस्था है वो पूंजीवादी सोच की तरफ बढ़ रही है, वो पूंजीवादी व्यवस्थाओं की तरफ बढ़ रही हैं, वो हमारे पब्लिक यूनिक सेक्टर हैं, हमारे सरकारी संस्थान हैं, उनको बेचने की तरफ बढ़ रहे हैं, सरकारी रोजगार को कम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बड़े बड़े पूंजीपतियों का सहयोग करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आज कई बड़े बड़े पूंजीपतियों का नाम आता है कि सरकार उनका सहयोग कर रही है, सरकारी संस्थान, एयरपोर्ट है, चाहे हमारी रेलवे है, उनको बेचकर उनको देने का काम कर रही है। ये संस्थान हमारे बुजुर्गों ने खड़े किए, ये सरकारी स्कूल हमारे बुजुर्गों ने खड़े किए, अपने पैसे से खड़े किए। इन संस्थानों को और सरकारी रोजगार ही एक ऐसा रोजगार है जो शिक्षा के बाद एक गरीब बच्चा जब सरकारी सेवा में जाता है उसकी और उसके परिवार की गरीबी को दूर करने का काम करता है, आने वाली पीढ़ी को और देश की सेवा करके और देश को भी तरक्की के राह पर ले जाने का काम करता है। पूंजीपति क्या करेगा? अगर आज एक पूंजीपति का सरकार ने हाथ थाम भी लिया, उसको बड़े बड़े सारी संस्थान उसको दे भी दिए, तो सारे का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी भी आय होगी, वो सारी एक जेब में जाने का काम करेगी। वो गरीब बच्चों का शोषण करने का काम करेगा, उनको किसी को 5,000 में नौकरी देगा, किसी को 7,000 में नौकरी देगा, ना फिक्स नौकरी होगी, ना पक्का रोजगार होगा, जब चाहेगा उसको चलता कर देगा अपने यहाँ से। तो इन संस्थानों को बचाना है, सरकारी नौकरियों को बचाना है, गरीब बच्चों के लिए रोजगारों को बचाना है। इसलिए आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ गरीब, मजदूर, किसान और छोटे दुकानदार जो चाहते हैं उनके बच्चे पढ़ लिख कर सरकारी सेवा में आए, तो उनको पक्का रोजगार मिले, उनको बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा मिले, पुरानी पेंशन मिले, वो साइकिल यात्रा में भी हमारे साथ थे, वो हर आंदोलन में हमारे साथ हैं और आगे भी अब वोट डालने का जब समय हुआ है, वोट डालने में भी हमारा साथ देने का। अच्छा धारीवाल साहब, एक आखिरी सवाल और छोटा सा जवाब, चंडीगढ़ में जब आप लोग आमने सामने थे, उस तरफ से जो आप लोगों के ऊपर वाटर कैनन चल रहा था, लाठीचार्ज हो रहा था, वो भी उसी सरकार के कर्मचारी थे जिसके कर्मचारी आपको, तो अब आप दोनों कर्मचारियों में जो उस टाइम आमने सामने थे उनमें सहमति होगी है कि भाई हम सरकार के खिलाफ इस तरह डिसीजन ले रहे हैं और आप लोग भी हमारा साथ दें, ऐसी सहमति होगी? देखिए, सहमति तो पहले भी थी, मन से सहमति थी, लेकिन वो हम सरकारी कर्मचारी हैं तो कहीं ना कहीं नियमों से बंधे हुए हैं। उन्होंने अपना काम किया, हमने अपना काम किया। हमें अधिकार मिला है कि हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, हम सरकार के खिलाफ नारे लगा सकते हैं। पुलिस कर्मचारियों को ये अधिकार नहीं है, उनको तो सरकार की बात माननी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं उस लाठी का ही असर है कि आज ये मुद्दा भी बढ़ा हुआ है, उस वाटर कैनन का असर है कि ये मुद्दा और बढ़ा हुआ है और हमारा जोश भी बढ़ा है। हमारा डर है जो सरकार ने से था वो ख़त्म कर लिया सरकार ने, तो निश्चित तौर पर आज हम और मजबूती के साथ, और वो चाहे पुलिस का कर्मचारी हो, चाहे अर्धसैनिक बल के हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के कर्मचारी हो, चाहे हमारी सेना के कर्मचारी हो जिनके ऊपर ये अपनी अग्निवीर योजना लागू कर दी, वो भी चाहते हैं कि पक्का रोजगार, सरकारी और ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ जो पहले से मिलता है वो सभी कर्मचारियों को, नए युवा साथियों को भी मिले। इसलिए वो मन से भी हमारे साथ हैं, तन से भी हमारे साथ हैं और हर भावनाएं से हमारे साथ। ठीक है, तो पेंशन बहाली संघर्ष समिति के ये कर्मचारी हैं, इनका संगठन है और सरकार के ये कर्मचारी हैं, और इन्होंने बता दिया कि अभी इन्होंने डिसीजन जो है वो क्या लिया है, उस डिसीजन के बारे में बता दिया। और जो विपक्ष के नेता है उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि हम लोग जो पहली कैबिनेट में आपका जो मांग है उसको पहली कैबिनेट में जो है वो लागू करेंगे। इन्होंने जो अपने विचार रखे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।